अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। DHST कराची और बेरेटों कराची के फ्यूचर के बारे में कुछ बात करेंगे, जहां इंटरेस्ट रेट कम होने की बातें हो रही हैं और खुदा न खास्ता कम नहीं भी होता तो 11% रेट इंटरेस्ट रेट इतना नीचे है और उसके बाद बजट के आने के बाद नए टैक्सेस लगाने की बातें हैं। तो ऑलरेडी देखा जाए तो 0.5% का तो कट ऑलरेडी आ चुका है देखा जाए तो, जब वो टैक्सेस लगाए गए हैं बैंक में डिपॉजिट्स के ऊपर और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर तो तकरीबन 10% के करीब बढ़ाया गया है। तो देखा जाए तो 1% के करीब म्यूचुअल फंड में और 0.5% जो है वो अगर इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं भी आता तो वैसे ही फ़र्क पड़ चुका है टैक्सेस की मद में, अगर ये चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं तो एक ये गुड न्यूज़ हमारे पास तो मौजूद है। अच्छा, अब ये गुड न्यूज़ का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, जैसे कि मलिर एक्सप्रेसवे का सेकंड फेज़ खुला, अब उसके बाद सेकंड वाला फेज़ जो मेमन गोड वाला फेज़ है वो खुलेगा, तो वो एक गुड न्यूज़ इंशाअल्लाह हमारे सामने आएगी। ये गुड न्यूज़ का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, जैसे कि इस तरह का न्यूज़ का सिलसिला फेज़ 8 के लिए चलता रहा। अब बात ये कि ये मार्केट कब जाके इस हद तक मैच्योर होगी कि रेट वहाँ जाके रुक जाए और फिर उसके बाद नीचे ना आए और बढ़ना शुरू हो जाए। ये जो सट्टा चलता है, ये सट्टा मार्केट में चलता ही चला जाएगा और न्यूज़ के तहत ही ये मार्केट चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम होना है। ये फंडामेंटली मार्केट और स्ट्रांग होगी जैसे जैसे यहाँ पर कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती जाएगी। कनेक्टिविटी से मुराद ये कि जब DHA से और बाकी बहुत सारी जगहों से कनेक्टिविटी DHA कराची की आसान होगी, जब शहर से ये मलिर एक्सप्रेसवे मिलेगा तो जाके आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ ये वाकई गुड न्यूज़ है। और ये हम तकरीबन स्टोरी 2016 से चलाते चले जा रहे हैं। लोगों का जो बिलीव है वो अब सीइंग इज़ बिलीविंग है। लोग वहाँ से जाएंगे, लोग वहाँ से फ़ायदा उठाएंगे, तब उनको ये समझ में आएगी बात कि हाँ यार ये कितने फ़ायदे की चीज़ है और आगे जाके हमें इन फ्यूचर इसमें कितना फ़ायदा होने वाला है। इसी बिहाफ पे हर साल सट्टा चलेगा। जो आज 30 लाख की चीज़ है उसे 60 लाख का होना है। अब ये आपने देखना है कि आपने बाइंग तेज़ी में करनी है या मंदी में करनी है। तेज़ी की जो एंड पॉइंट होता है वो किसी को नहीं पता होता। जब तेज़ी चल रही होती है तो लोगों को लग रहा होता है कि दिन चुगनी रात चुगनी तरक्की ऐसे हो जाएगी और ये आखिरी दिन है और आखिरी प्लॉट है और उसको नहीं बेचना। हालात ऐसे होते हैं, जब तेज़ी होती है तो किसी का भी दिल नहीं कर रहा होता बेचने का, क्योंकि दिनों में मार्केट ऊपर जाती है। 70 लाख की चीज़ 1 करोड़ 25 लाख की ऐसी होती है कि दिल करता है कि यार हो सकता है शायद ये 1 करोड़ 25 की चीज़ जो है वो 1 करोड़ 75 लाख की हो जाए। मैं इस दफ़ा जब बकरा ईद में गया तो आप यकीन करें हर बंदा एक ही बात करता। हम जब उनसे बात करते थे जाके, भाई महंगाई तो हुई नहीं और किसी चीज़ के रेट तो बढ़े नहीं, तो आप क्यों महंगे रेटों में चीज़ें बेच रहे हो, तो हम तो कबूल नहीं करेंगे। तो इन द एंड वो यही बोलते थे। वो बंदा जो जामा बेचने वाला है, जो अंदरूने सिंध से आया, अंदरूने पंजाब से आया, मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से आया, छोटे छोटे इलाकों से आया, जिनकी तालीम की लिहाज से लिटरेसी रेट बहुत हाई नहीं था, उनको भी महंगाई के बारे में पता था। उनको भी पता था कि गोश्त के रेट बढ़े हैं, दूध के रेट बढ़े हैं। उनके पास भी वो जवाब था बताने के लिए कि 2-3 साल में जिस तरह से महंगाई आई है उस तरह से वो कन्वर्ट नहीं हुई है। लेकिन हाँ, हमें तो एक्चुअल पोजीशन का पता था, लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्हें भी सेंस था कि महंगाई किस तरह से चल रही है, क्या मामला आते हैं, दुनिया में हम कैसे कम्पीट कर रहे हैं। वहाँ जहाँ लिटरेसी रेट बिल्कुल वीक था, कम था, वहाँ पर भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग थी। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाओ कि जब हम बछड़ा बेचते वक्त, गाय बेचते वक्त किसी भी गोश्त के रेट को, दूध के रेट को कंपेयर कर सकते हैं। और तो फिर हम जब प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, जो चीज़ आज सस्ती है उसने इन्फ्लेशन को आपस में अंडरस्टैंड नहीं किया, आपस में मीट नहीं किया, तो आज नहीं तो कल तो ये मीट करेगी ना चीज़ें। गाड़ियों का रेट किस तरह से हाई चले गए थे, आज क्या है, आज जिस तरह का बजट आया उसमें हमारे यहाँ प्रॉपर्टी से लोग निकल के सोलर की तरफ गए थे, वहाँ टैक्सेस लगे हैं, लगने भी चाहिए। वहाँ गाड़ियों की तरफ टैक्स मज़ीद लगे हैं जो कि लगने भी चाहिए। और जहाँ जहाँ टैक्स लग रहा है वाइट ब्लैक मनी वालों को, मैं आज फैक्ट्री की फील्ड में आया हूँ, आज मैं कपड़े की फील्ड में आया हूँ, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि जितना प्रॉपर्टी टैक्स या जितना वाइड अनऑफिशियल ऑफिशियल की बातें जितनी प्रॉपर्टी में होती है ना, उतना किसी और फील्ड में नहीं होती, उतनी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में नहीं होती, इतनी सख्तियाँ किसी भी और लोकेशन पे नहीं हैं। तो बात ये समझने की है कि आज ये लोग यहाँ से टैक्सेस ले रहे हैं और इनको फ़ायदा हो रहा है। आज अगर हम ये समझें कि परचेज़र को एक बेनिफिट दिया गया है, तो वो हमारे यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि ब्रोकर ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। तो जब वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनके यहाँ वो अंडरस्टैंडिंग जो जल्दी से जल्दी डेवलप हो जानी चाहिए, या जो एडजस्टमेंट होती है न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस की,
जो कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से कंसिस्टेंसी नहीं है, रूल्स में, रेगुलेशंस में, पॉइंट्स में, प्रॉपर्टी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कंसिस्टेंसी जो होती है हमारी वो नहीं है, तो जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस भी नहीं होती, हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी की फील्ड में भी। अब कोई न्यू रूल आता है, जैसे FED था, FED को लेके लोगों ने बहुत तमाशा लगाया, लोग बहुत परेशान थे। लोगों में जो बड़ी तादाद थी वो ब्रोकर की थी, एक्चुअली ब्रोकर बहुत परेशान था। पार्टी को तो जो टैक्स बताया जाएगा वो तो दे देगा आपको, लेकिन एक्चुअली परेशान कौन था? ब्रोकर, जिसको समझाना पड़ रहा था पार्टी को कि ये FED क्यों लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। अब इसी तरह से कोई एक न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ बायर के ऊपर आ रहे हैं, कुछ उसको पहले बताना पड़ेगा कि मेरे भाई ये वाइट मनी जो है उसकी सोर्स क्या है, क्या मामला हैं। जाहिर सी बात है, अगर आज मैं को वाइट को परचेज़ कर रहा हूँ, कोई भी प्लॉट परचेज़ कर रहा हूँ, तो मेरे वाइट मनी होगी तो मैं परचेज़ कर रहा हूँ ना। बगैर वाइट मनी परचेज़ किए तो मेरे पास तो फ़ौरन उसका FBR का नोटिस आ जाएगा, भैया आपने परचेज़ कैसे किया, आपके पास तो वाइट मनी थी ही नहीं। तो जो चीज़ बात क्यों होने वाली वो पहले कर रहे हैं। बाहर इनके रूल्स उल्टे सीधे होते हैं, इनको समझ ही नहीं आती कि उन्होंने क्या क्या करना है, कब क्या नहीं करना। अच्छी न्यूज़ के साथ साथ बिला वजह घटिया न्यूज़ भी साथ डाल देते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मार्केट में मुझे आगे बेहतरी दिखती है। मुझे कंटिन्यूसली ये बात समझ आ रही है कि जितने सारे गोट, जितनी सारी कच्ची आबादियाँ मरी एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टेड हैं, और उसको देखते हुए मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि उनको DHT कराची और बेडों कराची में पहुँचने में बहुत आसानी होगी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जब कायदाबाद में हम उतरते हैं तो उसके बाद एक और करीब में एक और इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका गूगल अपना मैप में चेक करें, आपको अंदाज़ा होगा। एक और इंडस्ट्रियल एरिया है, ये कोरंगी तो है ही है, मैरान टाउन तो है ही है, उसके बाद एक और इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि बिल्कुल कायदाबाद पुल के पास पड़ता है। उसकी कनेक्टिविटी सारी की सारी हम हाईवे की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बेनिफिट होगा। रिंग रोड जैसे बना, पंजाब में उसने फ़ायदा उठाया, इस तरह से यहाँ पर भी बेनिफिट 110% इंशाअल्लाह होगा। अब मज़ीद जंग के हालात होते हैं ईरान में, क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में इससे बात करना बेकार है, मुझे आप कमेंट भी करेंगे उसके लिए भी बेकार है। आगे फ्यूचर क्या है सिटी का, सिंपल और क्लियर अल्फाजों में समझा दूँ। मंदी में परचेज़ करो, तेज़ी में सेल करो। मंदी में परचेज़ करो, तेज़ी में सेल करो, ये अपने पास बांध लो बात को कि और एक साल के अंदर एक तेज़ी आती ही आती है। 2025 की एक तेज़ी आ चुकी है, उससे दिसंबर में फिर बात तेज़ी आए। इंटरेस्ट रेट अगर ये 10% नीचे आ गया तो डॉलर पे तो प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसके मैं हक में नहीं हूँ। लेकिन इन द एंड सेकंड हैंड की तरफ देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट का नीचे आना भी ज़रूरी है ग्रोथ के साथ साथ, लेकिन फौरी तौर पे 1% कट होता हुआ मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा। अगर आ जाएगा तो बेनिफिट तो होगा ही होगा, फ़ायदा ही होगा, नुकसान वाली बात कोई भी नहीं है। और अच्छी न्यूज़ है मार्केट में, ये कहते हैं ना कि नो न्यूज़ है गुड न्यूज़, अभी तो फ़िलहाल अच्छी न्यूज़ आई हुई और हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।